नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे लक्ष्मी प्राप्ति के ज्योतिषीय योग के बारे में। कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। हम देखेंगे कि किन जातकों की कुंडली में धन योग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है। लक्ष्मी योग बनना, धन योग बनना यह संकेत है कि आप अपने जीवन में धन से कभी परेशान नहीं होंगे। आपके जीवन में धन की जो आगमन है, धन का जो आगमन है वो बराबर बना रहेगा। अब वो वैभाव देखने से मालूम चलेगा, 12वें भाव को देखने से मालूम चलेगा कि आप बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको जो सूत्र बता रहे हैं, इनको आप अपनी कुंडली में मिलाइएगा और देखिएगा कि आपकी कुंडली में यह लक्ष्मी योग बन रहा है कि नहीं, यह धन आगमन का योग बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो भले ही पैसे खर्च हों पर आना तो चाहिए, तभी तो हम लग्जरी लाइफ जिएंगे, तभी तो हम एक अपनी संतोषजनक लाइफ जिएंगे। ठीक ना। तो और अपनी जीवन की जो ज़रूरतें हैं उसे हम पूरी करेंगे। तो देखिए कौन कौन से योग हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यदि ये केंद्र 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 केंद्र, ये 4 भाव केंद्र कहलाते हैं। और ये जो प्रथम भाव है, पंचम भाव है, 9वां भाव है, ये त्रिकोण कहलाता है। तो जिन जिन जगह पर हमने टिक लगाया है, उन क्षेत्रों में यदि कहीं पर भी मंगल चंद्र बैठे हैं, मंगल चंद्रमा युति बनाकर बैठे हुए हैं, ये पहला सूत्र है। मंगल चंद्र की युति धनदायक मानी गई है, मंगल चंद्र की युति लक्ष्मीदायक मानी गई है, इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं। और यदि ये योग 10वें घर में बन जाए तो यहाँ पर लक्ष्मी योग भी बनता है, यहाँ पर कुलदीपक योग भी बनता है। मंगल जो है कुलदीपक योग बनाता है, याद रखिएगा। तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि इन स्थानों पर केंद्र में और त्रिकोण में क्या यहाँ पर मंगल चंद्र बैठे हुए हैं। और यदि मंगल चंद्र बैठे हुए हैं तो बिल्कुल आपको पैसों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, बिल्कुल आप डरे ना। ठीक, तो ये मंगल चंद्र योग बहुत महान योग कहलाता है। धन के मामले में धन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, बराबर धन का आगमन बना रहेगा। ठीक है, आपकी सारी जरूरतें धन की वजह से पूरी होती रहेंगी, आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी इस योग के कारण। दूसरा है शुक्र और चंद्र। यदि जिन स्थानों में हमने टिक लगाया है, निशान लगाए हैं हमने केंद्र और त्रिकोण में, यदि यहां पर शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हैं, शुक्र और चंद्रमा दोनों ही धनदायक माने गए हैं। यदि शुक्र और चंद्रमा इन क्षेत्रों में बैठे हैं तो यकीन मानिए, मेरा विश्वास करिए, ज्योतिष शास्त्र के सूत्र कहते हैं कि आपको पैसों की कमी कभी महसूस नहीं होगी। आपके पास धन चलकर स्वयं आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा और आपके जीवन की जरूरतें पूरी होंगी। तीसरा सूत्र है गुरु, देवगुरु बृहस्पति और चंद्र। ये जो है गजकेसरी योग। यदि कहीं पर भी चंद्रमा और गुरु बैठे हुए हैं, खासकर केंद्र में और त्रिकोण में, तो यहाँ पर गजकेसरी योग बनता है। और जब आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बनेगा तो आप विश्वास मानिए कि आपको धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी। आपके जीवन के सारे काम गुरु और चंद्रमा की कृपा से आसानी से पूरे होंगे। आसानी से सारे काम, सारी समस्याएं, धन की वजह से कोई भी समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएंगी। आप बराबर, आपके जीवन में धन आता रहेगा। ठीक है, तो हमने 3 सूत्र बताए यहाँ पर, गुरु और चंद्रमा का, शुक्र और चंद्र का, मंगल और चंद्र का। यदि ये 3 ग्रहों की युतियां, यदि मंगल चंद्र, शुक्र चंद्र और गुरु चंद्र, ये तीनों केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो आपको पैसों को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये 3 सूत्र फिलहाल हुए यहां पर। अब अपन देखते हैं कुछ और सूत्रों की अपन चर्चा करते हैं। कुंडली का ये कहलाता है पहला भाव। ये क्या कहलाता है? पहला भाव, मतलब लग्न, अर्थात आप स्वयं, जिसकी जातक की कुंडली है उस वह जातक स्वयं। और ये कहलाता है, ये पहला भाव है और ये दूसरा भाव है। इस दूसरे भाव को धन का भाव कहते हैं, इस दूसरे भाव को कुटुंब का भाव कहते हैं, इस दूसरे भाव को वाणी का भाव भी कहते हैं। तो जब इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध हो जाए कुंडली में, या तो लग्नेश और द्वितीयेश दोनों यहीं पर बैठ जाएं, यदि लग्नेश और द्वितीयेश दोनों यहाँ बैठ जाएं, यदि ये दोनों आपस में एक दूसरे में जगह बदल लें, या आपस में इन दोनों की कहीं पर दृष्टि संबंध हो जाए, मतलब कुंडली में किसी न किसी प्रकार से लग्नेश और द्वितीयेश का संबंध हो जाए, तो क्या होगा? आपको कभी भी धन की परेशानी नहीं होगी।
आपके जीवन में बराबर धन आता रहेगा। और कहाँ से आएगा? जैसे हमने कहा कि दूसरा भाव किसका भाव होता है? कुटुंब का भाव होता है। तो आपको कुटुंब से धन प्राप्त हो सकता है, आपको अपने परिवार से धन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि ये किसका भाव है? ये वाणी का भाव है। तो आप अपनी वाणी से भी धन अर्जित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि मान लीजिए बुध आ रहा है, लग्नेश या द्वितीयेश कोई भी बुध पर प्रभावित है, तो आप ये मान लीजिए आप चतुराई, ऐसे कामों में आप इन्वॉल्व होंगे यहाँ चतुराई का यूज होता होगा, और आप अपनी चतुराई से, आप अपनी वाणी से आप धन कमाएंगे। यदि मान लीजिए गुरु का प्रभाव आ रहा है, लग्नेश और द्वितीयेश में कोई गुरु है, ठीक है, तो फिर शिक्षा के द्वारा आप पैसा कमाएंगे, आप उपदेश के द्वारा पैसा कमाएंगे। शिक्षक हो सकते हैं, आप उपदेशक हो सकते हैं, यहां से आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है ना। आप यदि शुक्र से संबंधित हैं, लग्नेश या द्वितीयेश में कोई शुक्र है, तो फिर आप ललित कला से पैसा कमा सकते हैं, एक्टिंग से पैसा कमा सकते हैं, आप मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, आप इन क्षेत्रों से पैसा कमा सकते हैं। यदि शनि आ रहा है, शनि के तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, या तो आप जमीन से गढ़ा हुआ धन पा सकते, जमीन से गढ़ा हुआ कोई काम, जो चीजें जमीन के अंदर रहती हैं उससे संबंधित किसी चीज का व्यापार कर सकते हैं, वहां से आपको फायदा मिल सकता है, या फिर आपको वकालत से फायदा मिल सकता है। ठीक है, बुध और शनि जो है ऐसा संकेत करते हैं कि आपको वकालत से भी फायदा होगा, न्याय के क्षेत्र में भी आपको फायदा दिखता है। ठीक, तो यहां पर हमने देखा बुध, गुरु, शुक्र और शनि। हम देखते हैं यदि मंगल है, लग्नेश या द्वितीयेश कौन हो? यदि मंगल हो, तो मंगल होने के कारण आपको भूमि से फायदा हो सकता है। आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आपको हो सकता है किसी राजनीति से जुड़े हों, आप हो सकता है भाषण अच्छा करते हो, आप बोलते बहुत अच्छा हो, आपके अंदर जो साहस है, जो पुरुषार्थ है, आप उसके द्वारा पैसा कमाएं। तो हमने ये देखा कि लग्नेश और द्वितीयेश दोनों में किसी प्रकार का संबंध यदि बन रहा है और इन ग्रहों की इन्वॉल्विंग है, तो आपके पास पैसा आएगा। निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि ये धनी योग कहलाता है, ये धन योग कहलाता है। ठीक है, और एक चीज और है कि इसे कहते हैं, चूंकि लग्नेश भी शामिल है, तो जातक स्वयं द्वारा उपार्जित धन, ज्योतिष में ऐसा लिखा है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं धन उपार्जित करता है, स्वयं मेहनत करता है, पैसा कमाता है। तो ये हमने देखा लग्नेश और द्वितीयेश के बारे में। अब हम आते हैं लग्नेश और पंचमेश, ये पांचों भाव है। पांचों भाव किसका कहलाता है? पांचों भाव संतान का कहलाता है, पांचों भाव विद्या का कहलाता है। पांचवें भाव में अपन लॉटरी सट्टा वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक ना। तो आप देखिएगा कि लग्नेश का और पंचमेश का यदि संबंध बन जाए, तो आपको किन किन चीजों से फायदा होगा? आपको संतान से फायदा होगा। आपकी जो संतान होगी वो बहुत भाग्यशाली होगी। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि संतान के जन्म लेने के बाद पैसों का जो आगमन है वो बहुत ज़्यादा आने लगता है। वो संतान अपने लिए इतनी भाग्यशाली होती है कि जो धन है वो अनेक प्रकार से सोर्स बन जाते हैं, अनेक धन के अनेक सोर्स बन जाते हैं। धन यगायक बहुत तेजी के साथ आने लगता है, क्योंकि वो लड़का जो है, वो जो लड़की है, जो भी संतान है, वो अपना भाग्य लिखा कर आई है कि उसको जो है लग्जरी लाइफ जीना है, उसको अच्छी शिक्षा पाना है। तो कहीं ना कहीं उसके भाग्य के कारण आपके धन में वृद्धि होगी। ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या से, जो उसने विद्या प्राप्त की है, उस विद्या का उपयोग करके भी वह धन एकत्रित करता है, वह धन का संग्रह करता है, धन उपार्जित करता है। और आप देखिए, लॉटरी, सट्टा, लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट, यदि लग्नेश और पंचमेश में किसी प्रकार का संबंध बन रहा है, मान लीजिए पंचमेश यहां चला जाए और लग्नेश यहां चला जाए, ठीक है। यदि लग्नेश और पंचमेश दोनों यहीं पर इकट्ठे बैठ जाएं, यदि लग्नेश और पंचमेश दोनों यहीं पर बैठ जाएं, यदि लग्नेश और पंचमेश में किसी प्रकार का दृष्टि संबंध बन जाए, तो यकीन मानिए, मेरा विश्वास करिए कि आपको ये देखने को मिलेगा कि ये चीजें आपके जीवन में हो रही हैं। इस तरीके से धन आगमन आपके जीवन में हो रहा है। या तो आप संतान जो है भाग्यशाली निकलेगी, संतान के भाग्य से आपको धन मिलेगा। हो सकता है आपने जो विद्या अर्जित की है, उस विद्या का उपयोग करके आप आगे बढ़ गए हों। आप सट्टा, लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट, इनसे भी धन आपको मिल सकता है। तो एक बार देख लीजिएगा कोशिश करके, ठीक है। लेकिन ज्योतिषी सूत्र तो यही कहते हैं। ठीक, अब हम आते हैं 9वें भाव में। ये
ये कहलाता है नौमा भाव। अब नौमा भाव किसका है? नौमा भाव पिता का सुख देखा जाता है इससे। नौमा भाव धर्म का भाव है। नौमा भाव गुरु का भाव है। नौमा भाव से साला साली इनका विचार किया जाता है, भाभी का विचार किया जाता है। तो आपको इन रिश्तों से फायदा मिलने वाला है। किन किन से फायदा मिलेगा आपको? कैसे फायदा मिलेगा? जब लग्नेश और नौमेश दोनों, लग्नेश और नौमेश दोनों यहीं इकट्ठे हो जाएं, लग्नेश और नौमेश दोनों यहाँ इकट्ठे हो जाएं, लग्नेश यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, नौमेश यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, मतलब कि एक दूसरे की जगह बदल लें, या फिर लग्नेश और नौमेश का आपस में दृष्टि संबंध बन जाए। किसी न किसी भी प्रकार से यदि इन दोनों का कुंडली में संबंध बन रहा है तो विश्वास करिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे, क्योंकि जो नौमा भाव है वो भाग्य भाव है, और यदि भाग्य भाव का संबंध लगने से बनता है तो ऐसा जातक सौभाग्यशाली होता है। ऐसे जातक को पिता से धन प्राप्त होता है, पिता का सुख प्राप्त होता है, ऐसे जातक को पिता से संपत्ति मिलती है। ऐसे जातक को किसी बुजुर्ग से, यदि किसी बुजुर्ग की सेवा करें तो बुजुर्ग की सेवा करने से इनको धन प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु से भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, चाहे वो धर्म गुरु हों, चाहे वो आपको शिक्षा देने वाले गुरु हों। ठीक है, तो गुरु का ऐसे लोग अपमान न करें जब लग्नेश और नौमेश का संबंध बन रहा हो तो, क्योंकि ऐसे लोग गुरु के मार्गदर्शन पर गुरु से का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं, ऐसा जो है ज्योतिष शास्त्र कहता है। और कुछ रिश्ते हैं जैसे साला, साली, भाभी। ठीक है, इन रिश्तों से भी आपको फायदा मिलने की उम्मीद रहती है, क्योंकि जब ये केंद्र है और ये त्रिकोण है, केंद्र त्रिकोण, इसे राजयोग भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। अब राजा के समान जीवन समझ लीजिए, मतलब किसी चीज की कमी ना होना। अब आजकल राजा वाला काम तो रह नहीं गया है। ठीक है, पहले जब ज्योतिष चलता था तो उस समय राजा जैसे शब्द लिखे, राजा मंत्री जैसे शब्द लिखे रहते थे ज्योतिष शास्त्र में। तो अब आज की डेट में कहने का मतलब क्या है कि ऐसा जातक भरपूर सुख सुविधाओं से युक्त होगा, उसे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, ऐसे जातक को अपने पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसे जातक को बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसे जातक को अपने गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, और साला साली भाभी से अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। ठीक है, अगले सूत्र पर आते हैं अपन। अच्छा, एक सूत्र और है जो लॉटरी और सट्टा वाला है, कि मान लीजिए आपके पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो, पांचवें भाव में क्या बैठा हो? चंद्रमा बैठा हो, और आठवें भाव में राहु बैठा हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है और अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है तो ये आपको अचानक लाभ दिलवाएंगे। राहु जो है अचानक आकस्मिकता का कारक है, और ये आपको सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, या कहीं ना कहीं से, जैसे कि अचानक कहते हैं ना लॉटरी खुल जाना, तो जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाना, तो ऐसी चीजें जो है ये यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अचानक धन आपको प्राप्त हो सकता है, आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनसे जो है शेयर मार्केट, इनसे लाभ मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपन देखते हैं जब द्वितीयेश, लग्नेश और एकादशेश इनके भी संबंध हो जाए। बिल्कुल, जो ज्योतिष के थोड़ी बहुत जानकार हैं वो इन चीजों को देखें। बहुत सिंपल सा सूत्र है। लग्नेश यदि लाभ भाव में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति हर कदम पर लाभ अर्जित करेगा। ऐसे व्यक्ति के पास रोजगार के अनेक साधन, मतलब सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा होंगे ऐसे जातक के पास। यदि लग्नेश लाभ भाव में चला जाए, लाभेश लग्न में चला जाए, या ये दोनों यहीं पर इकट्ठे हो जाएं, या ये दोनों यहां पर इकट्ठे हो जाएं, तो हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति महाधनी बनता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी कभी नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी, ठीक है, क्योंकि लाभ वाली बात आ रही है, और लाभ किसको मिलेगा? व्यापारी को मिलेगा। सबसे ज्यादा लाभ कौन कमाता है? व्यापारी कमाता है, उद्योगपति कमाता है। ठीक है, तो व्यापारी, उद्योगपति, और कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा तो बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। जब भी लग्नेश का संबंध लाभ भाव से बनता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक पैसा अर्जित करते हैं, उनका बैंक बैलेंस अच्छा होता है, और हमेशा लाइफ स्टाइल, उच्च स्तरीय लाइफ स्टाइल,
भाई जिसके पास पैसा होगा वो, कई लोग नहीं जीते हैं, कई लोगों के पास पैसा होता है फिर भी वो अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जीते हैं, वो बिल्कुल साधारण तरीके से उनका जीवन यापन रहता है। लेकिन फिर भी ज्योतिष शास्त्र यहाँ कहता है कि यदि लग्नेश का और लाभेश का संबंध बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति के पास अकुत संपत्ति होगी, ऐसे व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी, उद्योगपति या फिर कोई बड़ा अधिकारी बन सकता है, और ऐसे व्यक्ति एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन द्वितीयेश और लाभेश पर। ये धन भाव और ये लाभ भाव, ध्यान दीजिएगा। धनेश इसके स्वामी को कहते हैं धनेश और इसके स्वामी को कहते हैं लाभेश। धनेश और लाभेश जब भी इकट्ठे होते हैं, जिस जगह पर इकट्ठे होते हैं उस जगह से उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। इनका भी बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है। हाँ, अब ये द्वादश भाव देखना पड़ेगा, है ना। यदि द्वादश भाव खराब है तो फिर आमदनी तो होगी पर खर्चे भी ज्यादा होंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब भी धनेश और लाभेश, मान लीजिए ये धनेश है और ये लाभेश है, इन दोनों का संबंध यहाँ हो जाए, ये दोनों यहाँ बैठ जाएं इकट्ठे होकर, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी से लाभ मिलता है, शासन से लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। मतलब जिस जगह पर ये बैठ जाएं उस जगह से इनको संपत्ति प्राप्त होती है, उस जगह से इनको धन लाभ होता है। ये निश्चित ही धनदायक योग है। ऐसे लोग भी बहुत बड़े सेठ बनते हैं। अब यदि यहाँ बैठ जाएंगे तो फिर नौकरी करेंगे और नौकरी से सरकार शासन से लाभ कमाएंगे। ठीक है, या फिर जो धन का योग है वो कहाँ कहाँ मिलता है, सेठ, कोई सेठ बन जाए, व्यापारी बन जाए, अच्छा व्यापार हो इनका, ताकि इनके पास खूब सारा पैसा आए। इनको जो है जो 11वां भाव होता है ना, ये बड़े भाई का कहलाता है, तो इनको बड़े भाई से लाभ होता है, बड़े भाई से लाभ। ठीक है, जब द्वितीयेश और लाभेश दोनों या तो यहां बैठ जाएं या दोनों यहां बैठ जाएं या दोनों एक दूसरे की जगह बदल लें, ठीक है, या दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि पड़ जाए, तो एक संबंध बनता है धनेश और लाभेश का। जब धनेश और लाभेश का कुंडली में किसी भी प्रकार से संबंध बन जाए तो हम कहते हैं कि व्यक्ति का बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा व्यक्ति सेठ बन सकता है, व्यापारी बन सकता है, और ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई से लाभ प्राप्त होता है। यदि द्वितीयेश और लाभेश दोनों दशम भाव में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को शासन से लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। ये पहला भाव है, ये 5वां भाव है और ये 9वां भाव है। तीनों त्रिकोण की बात कर रहे हैं अपन। पहला भाव, पंचम भाव, 9वां भाव। यदि इनमें किसी प्रकार का संबंध बन जाए, तीनों त्रिकोण के स्वामी का संबंध बन जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अकूत संपदा का मालिक होगा। या तो ये एक दूसरे की जगह बदल लें, या एक दूसरे पर दृष्टि डाल लें, या एक दूसरे के साथ संयुक्त हो जाएं, एक इकट्ठे कहीं पर होकर बैठ जाएं, खासकर केंद्र और त्रिकोण में, तो हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति अकूत संपदा का मालिक होगा। महाधनी योग कहलाता है ये। ऐसे व्यक्ति के पास पैसों की कमी कभी नहीं रहती, मां लक्ष्मी की कृपा इन पर सदा बनी रहती है। ठीक है, अब हम आते हैं द्वितीयेश, लाभेश और अष्टमेश पर। यदि इन तीनों का संबंध बन जाए कुंडली में, अष्टमेश को जो वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, कुंडली का खराब इसको भाव माना जाता है, लेकिन ये गुप्त, अचानक और गुप्त चीजों का भी कारक है ना। तो हम देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का संबंध जब द्वितीयेश, लाभेश और अष्टमेश का संबंध जब कुंडली में बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहां फायदा होता है, कहां से फायदा होता है, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट और गुप्त धन, वसीयत और जमीन में गड़ा धन। यहां से इन लोगों को फायदा मिलता है। यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी द्वितीयेश मतलब धनेश, लाभेश और अष्टमेश, इन तीनों का संबंध कहीं पर बन जाए, तो आप मानिए कि आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इन जगह से लाभ मिलेगा, आपको गुप्त धन प्राप्त होगा, आपको कोई वसीयत मिलेगी और आपको जमीन में गड़ा हुआ धन मिल सकता है। अष्टमेश देखिए कितना फर्क पड़ गया।
अपन जिसको खराब मानते थे वही आपको गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ धन देने की बात कर रहा है। ठीक है, ये रिसर्च की ओर भी ले जाता है आठवां भाव, इसको खराब मत मानिए। आगे अपन देखते हैं। और शेयर मार्केट का एक और है कि यदि 11वें भाव में राहु बैठा हो, ये आपको उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमवाता है। यदि जिसकी कुंडली में 11वें भाव में राहु बैठा हो, वो लोग उल्टे सीधे काम करके पैसा कमाने की चाह रखते हैं, उल्टे सीधे कामों से इनके जीवन में पैसा आता है। अब उल्टे सीधे काम कैसे, जैसे स्मगलिंग हो गया है ना, तस्कर जिसको कहते हैं मन तस्करी करना, जुआ खेलना, जुआ से पैसा आता है, रिश्वत लेकर पैसा आता है, ये कहीं ना कहीं गबन कर लेते हैं, इनका अवैध कामों से लाभ मिलता है इनको, जिनके 11वें घर में राहु बैठा हुआ है। और ऐसे लोग राजनीति से यदि जुड़ जाएं तो राजनीति से भी इनको फायदा मिलता है। ठीक है, तो जिनके 11वें घर में राहु बैठा हुआ है वे याद रखें, वे इस चीज पर ध्यान दें कि उनकी कुंडली में अवैध कार्यों से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। ठीक है, खासकर ऐसे लोग राजनीति में जाएं तो बहुत अच्छा। और ये दशमेश है, इस घर का स्वामी क्या कहलाता है, दशमेश। यदि ये दशमेश पंचम भाव में जाकर यहां पर बैठ जाए दशमेश, और वो भी कैसा बन जाए, उच्च का बन जाए, इस घर का स्वामी, दसम भाव का स्वामी 5वें घर में जाकर यदि उच्च का हो जाता है, तो भी हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट से जबरदस्त फायदा कमा सकता है। शेयर मार्केट में यदि पैसा कमाना हो तो आप अपने कुंडली में यह योग देख लीजिए कि क्या आपकी कुंडली में दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर उच्च का हो गया है। यदि उच्च का हो गया है तो बिल्कुल आप पैसा कमाइए शेयर मार्केट से। ठीक है, यदि 11वें घर में राहु बैठा है तो भी पैसा कमाइए। ठीक, और हम देखते हैं धन प्राप्ति के कौन कौन से योग हैं। यदि ये लाभेश, ये इस घर का स्वामी है ना, ये 11वां भाव है और 11वें घर के स्वामी को अपन लाभेश कहते हैं। यदि 11वें घर का स्वामी यदि यहां बैठ जाए, 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 ठीक है, केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो भी हम कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत संपत्ति अर्जित करेगा, बहुत धनवान बनेगा। जिसकी कुंडली में भी यह योग है वो कृपया ध्यान दें इस योग पर। ठीक है, तो लाभेश यदि लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में और एक दसम भाव में स्थित हो तो हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति संपत्ति को अर्जित करेगा, उसके पास संपत्ति की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। अगला देखते हैं अपन। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि पत्नी से लाभ, पत्नी से, ससुराल से धन प्राप्ति कैसे होती है, इसको भी अपन देख लेते हैं। ये कहलाता है चौथा भाव और ये कहलाता है 7वां भाव। यदि इनके बीच किसी प्रकार का संबंध बन जाए, 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश चतुर्थ भाव में चला जाए, सुखेश यहां आ जाए, या दोनों एक दूसरे में जगह बदल लें, या एक दूसरे के बीच, इनके बीच दृष्टि संबंध बन जाए, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल से धन प्राप्ति का योग बनता है। ठीक, और एक चीज और यहां पर बता दें कि ऐसे व्यक्ति में यदि शुक्र इन्वॉल्व हो रहा है, यदि सप्तम में और चतुर्थ भाव में शुक्र इन्वॉल्व हो रहा है, सप्तमेश या चतुर्थेश में से कोई एक शुक्र है, तो आप कभी भी अपनी पत्नी का अपमान ना करें, पत्नी को खुश रखें, और पत्नी जितनी खुश रहेगी, पत्नी उतना आपका यह योग फलित होगा। पत्नी को परेशान करने से शुक्र खराब होता है, इसलिए जितना हो सके शुक्र को अच्छा करने के लिए अपनी पत्नी का आदर करें। ठीक है, उसे किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाएं। अब एक चीज और है, चूंकि इसे धनयोग तो नहीं कहेंगे, जो कि पत्नी की बात आई है, ये सप्तम भाव है और ये नवम भाव है। यदि इनके बीच किसी प्रकार का संबंध बन जाए तो भी यहां से पत्नी से भाग्योदय होता है। ठीक है, यदि ये दसम भाव है, यदि यहां से किसी प्रकार का संबंध हो जाए सप्तम भाव का, तो मतलब पत्नी के आने से व्यवसाय में या कैरियर में आदमी आगे बढ़ता है, उसकी नौकरी लग सकती है, वह कैरियर में आगे बढ़ सकता है। ठीक ना, तो ये कैरियर के लिए यदि सप्तमेश और दशमेश एक दूसरे के भी संबंध बनाए तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, पत्नी के आने से कैरियर बहुत आगे बढ़ेगा। यदि सप्तमेश और नवमेश का संबंध बन रहा है तो पत्नी के आने से भाग्य बहुत आगे बढ़ जाएगा। यदि सप्तमेश और चतुर्थेश का बन रहा है तो धन प्राप्ति होगी और सुखों में वृद्धि होगी। सुख कैसे बढ़ेगा, जब पैसा आएगा, तो जब पैसा आएगा तो सुख अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा इस चीज को। तो आगे अपन देखते हैं कि
ये तो हमने देख लिया कि कैसे मतलब धन आगमन होता है। अब एक चीज़ और है, कई लोग कहते हैं कि धन आगमन तो ठीक है लेकिन पैसा बचता नहीं है। पैसा क्यों नहीं बचता? कि हो सकता है ये द्वादश भाव कहलाता है, ये द्वितीय भाव कहलाता है, ये एकादश भाव कहलाता है, 11वां भाव कहलाता है। हो सकता है 11वें भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठ गया हो, या व्यय भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ गया हो, या हो सकता है व्यय भाव का स्वामी धन भाव में बैठ गया हो, या धन भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ गया हो। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो ठीक है, आप किसी योग की वजह से कमाते तो जरूर हैं, पर वो पैसा बचता नहीं है, पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। हो सकता है धनेश और लाभेश छठे आठ में चले जाएं और इनको किसी दूसरी ग्रह से सपोर्ट ना मिल रहा हो, ठीक ना। तो ये हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति पैसा किसी ना किसी तरह कमा तो लेता है पर बचा नहीं पाता, ठीक है। तो आज हमने देखा कि लक्ष्मी प्राप्ति के कौन कौन से ज्योतिषीय योग हैं। आप अपनी कुंडली में जरूर देखिएगा कि यह योग आपकी कुंडली में बन रहा है कि नहीं है, और हमें फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आज हमने लक्ष्मी प्राप्ति के, धन प्राप्ति के ज्योतिष योग देखे हैं। हो सकता है, मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे, फिर किसी नए विषय को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।